हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक काफी क्यूटिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, कमेंट करके बताना। एक तरफ तो हमारे भाई को बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंशिएंट बॉडी मिलती है, जो कि उसके पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी ताकत देखकर उसकी मास्टर उसके प्यार में गिर जाती है, जो उसके साथ दाव कंपेनियनशिप बनाना चाहती है। लेकिन हमारे हीरो के मना करने पर वो उसे ज्याओ याओ सेट में कैद करके रख लेती है। और इन सारे क्योटिक सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका विलेनियस सिस्टम, जिसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था कि हर कदम पे हमारे हीरो को ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। अगर उसने एक भी गलत ऑप्शन चूज किया तो उसका मरना तय है। जहाँ सिस्टम उसे विलन बनाने पे तुली है, उसी के मास्टर के हाथों से उसे मरवाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मास्टर को तो उससे प्यार हो जाता है, जो कि उसे किसी कीमत पर हर्ट नहीं करने वाली। तो अब देखना ये है कि हमारा हीरो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। अगर आपको इंट्रो पसंद आया तो चलिए कहानी का मजा लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बेहद ही गमगीन और भारी माहौल से। चारों तरफ सन्नाटा है और एक गुस्से से कांपती हुई आवाज गूंजती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये लिंग शाओ के मास्टर की है। वो गुस्से और तकलीफ में अपनी चमकती हुई तलवार सीधा ये लिंग शाओ की गर्दन पर तान देती है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। वो चिल्ला कर कहती है, ये लिंग शाओ, क्या तुम मुझे इन सब की कोई सफाई नहीं दोगे? लेकिन सामने खड़ा ये लिंग शाओ कुछ नहीं कहता, एकदम खामोश रहता है। उसके पूरे बदन में पूरी तरफ चोटों के निशान थे, यहाँ तक कि वो इतना इंजर्ड था कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। वो अपनी मास्टर की आंखों में देखता है और बहुत ही ठंडे लहजे के साथ कहता है, मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनते ही मास्टर का दिल टूट चुका था। उसकी तलवार थोड़ी और आगे बढ़ती है और वो रोते हुए कहती है, 10 साल, पिछले 10 सालों से तुम मेरे फेवरेट डिसाइपल रहे हो और आज तुमने इतनी बड़ी बगावत कर दी। मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बयान करने का मौका दे रही हूँ। पर ये सुनने के बावजूद भी ये लिंग शाओ बिना किसी खौफ के अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहता है, मुझे कोई आखिरी बात नहीं कहनी। असलियत तो ये है कि मास्टर को बिल्कुल भी नहीं पता कि लिंग शाओ की सच्चाई क्या है। वो जिसे अपना फेवरेट डिसाइपल समझ रही है, वो तो इस दुनिया का है ही नहीं। लिंग शाओ को याद आ रहा था कि कैसे 10 साल पहले जब वो रियल वर्ल्ड में था तो एक स्क्रू टाइट करते हुए अचानक से उसकी मौत हो गई और वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने के बाद एक स्टूपिड से सिस्टम से बंध गया, जिसने उसे प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि एक विलन का कैरेक्टर दिया। जब वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आया था तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इस कमजोर जिस्म के साथ उसने 10 साल तक सिर्फ एक मोहरे की तरह जिंदगी गुजारी है और आज का पूरा तमाशा भी सिस्टम की ही देन थी। उसने मास्टर को जहर देने का नाटक किया जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ताकि मास्टर के सामने उसका राज खुल जाए और उनकी तलवार से ही उसकी मौत हो जाए और वो इस जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सके। दूसरी तरफ मास्टर इन सारी सच्चाई से बेखबर। वो तो लिंग शाओ की बेरुखी देखकर तड़प उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो लिंग शाओ के लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके खिलाफ जाएगा। वो इस दर्द को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो चिल्लाती है, 10 साल का ये रिश्ता, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत थी? आज तुम मेरी स्वॉर्ड के नोक पर खड़े हो और तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, उल्टा तुम मौत का इंतजार कर रहे हो। पर लिंग शाओ, जो कि अपने कैरेक्टर से बंधा हुआ था, वो अपने कैरेक्टर के खिलाफ नहीं जा सकता, इसीलिए अपने मुंह से खून थूकते हुए कहता है, मैं एक गुनहगार हूँ, बस मुझे इस तलवार से खत्म कर दीजिए। 10 साल तक आपने मुझे सिखाया, उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। उसके जवाबों को सुनकर मास्टर खुद को संभाल नहीं पाती। वो अपनी तलवार पीछे कर चुकी थी, क्योंकि वो सच में लिंग शाओ से नफरत नहीं करती। उल्टा उसे समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से उसका वो प्यारा मासूम सा डिसाइपल इस तरह पत्थर दिल और क्रूर कैसे हो गया। वो उस पल को याद करती है जब 3 साल पहले बीस माउंटेन में जब उसकी जान खतरे में थी, तब लिंग शाओ ने ही अपनी कलाई काट कर अपना खून उसे पिलाया था, ताकि मास्टर की कल्टीवेशन भी खतरे में ना पड़े और वो भी सही सलामत जिंदा वापस आ जाए। उसे समझ नहीं आता कि जब उसे आखिर में मारना ही था तो वो इतने सालों तक उसकी केयर क्यों करता रहा। ऐसा क्यों शो कर रहा था जैसे कि उसे सबकी परवाह हो। वो यहाँ लिंग शाओ के सामने अपने इमोशन जाहिर कर रही थी। वो उसके सामने इनडायरेक्टली कन्फेशन भी कर देती है, ये कहते हुए कि क्या तुम जानते नहीं तुम्हारे लिए मेरे जज्बात क्या है? मैं तुम्हें ऐसे पसंद नहीं करती कि तुम मेरे डिसाइपल हो। मैं तुम्हें एक आदमी की नजर से देखती हूँ। मास्टर ने इन 10 सालों में पहली बार लिंग शाओ के लिए अपनी फीलिंग कन्फेस की थी, जिसे सुनकर वो भी हैरान था। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। वो जानता है कि अब वो यहाँ मरने वाला है, इसीलिए अपने मास्टर को रोकने के लिए वो कहता है कि मास्टर, मैंने हमेशा आपको अपने मास्टर के तौर पे देखा है और हमारा रिश्ता एक मास्टर और डिसाइपल का है, इससे आगे कुछ नहीं। मैंने आपको जहर देने की कोशिश की तो आप झिझक क्यों रही हैं? लिंग शाओ समझ गया था कि उसकी मास्टर उसे नहीं मारेगी, चाहे वो कितना बड़ा क्राइम क्यों
न कर ले। अगले ही पल वो चौंकाने वाली हरकत करता है। मास्टर के हाथों में थामी हुई तलवार वो बिना किसी झिझक के सीधा अपने सीने में उतार लेता है। इस बात से लिंग xiao की मास्टर काफी ज्यादा हैरान रह गई थी, क्योंकि उन्हें इस तरह की हरकत की उससे उम्मीद नहीं थी। उसके हाथों में झटका लगता है और ये लिंग xiao के सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलता है। इसी के साथ वो लड़खड़ाकर नीचे गिरने लग गया था। उसकी मास्टर उसे संभालने जाती है, पर अब तक वो अधमरा हो चुका था। अब जब लिंग xiao मौत के करीब पहुंच जाता है तो और वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता। बीते 10 सालों में वो भी मास्टर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने लग गया था। तो मरने से पहले वो मास्टर को किस करते हुए अपनी फीलिंग शो कर देता है, ये कहकर कि आफ्टर लाइफ में मास्टर हम दोनों जरूर साथ होंगे। उसके मरने के बाद तभी सिस्टम उसकी बॉडी से बाहर निकलती है और उसे कांग्रेचुलेशन कहती है, ये कहकर कि तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तुम्हारा कंप्लीशन रेट 100% था। सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे अपग्रेड करने लगता है। एक छोटी सी फेरी जैसी लड़की थी। द स्ट्रॉन्गेस्ट विलन सिस्टम इज बाउंड सक्सेसफुली, इसकी आवाज आती है और फाइनली वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चिल्लाते हुए उसकी डेड बॉडी को मारते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिना कंसर्न के मुझे किस किया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी, इसकी सजा और जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये कहकर वो अपने पास से बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन निकालती है, जिसका एक ड्रॉप उसने उसके मुंह में डाल दिया था। उसका एक ड्रॉप जब जमीन पर गिरता है तो चारों तरफ बंजर पड़ी जमीन पूरी तरह से हरियाली से भर जाती है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होगी, जो कि देखते ही देखते मरते को जिंदा कर देती है, उसके सारे जख्म भर देती है। और इसी के नेक्स्ट सीन में हमें ये लिंग xiao को दिखाते हैं, जो कि अपने बेड से सही सलामत जिंदा उठ खड़ा हुआ था। खुशी के मारे नाचने लगता है कि बताओ मैं जिंदा हो गया, कहीं इस बार मैं हीरो तो नहीं बन गया, यानी कि इस बार फाइनली मुझे अपनी पावर दिखाने का मौका मिलेगा। खुशी के मारे तो झूम रहा था। अपने 10 सालों की गिनती गिनाने लगता है कि कैसे 10 सालों तक कितना टॉर्चर हुआ है वो, उसके वो 10 साल कितने बेरहम थे, उसके वो 10 साल पता नहीं उसने कितनी मुश्किल से गुजारे। वो इस बारे में चिल्ला चिल्ला के पूछ ही रहा था कि तभी बाहर से मास्टर की आवाज आती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ था उन 10 सालों में। बेचारा फिर से रीइंकार्नेट होने और हीरो बनने की खुशी में ये नोटिस ही नहीं करता कि वो अपनी रियल बॉडी में और बाहर उसकी मास्टर उसकी सारी बातें सुन रही है, जो कि अब तक उसकी बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा शांत रहकर अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है कि किसने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ था इन 10 सालों में। ये लिंग xiao अपनी मास्टर को पहचान नहीं पाता और कहता है कि वैसे तो मैं अपनी मास्टर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने मेरी नाक में दम किया हुआ था। हाँ, अभी वो थोड़ी अच्छी हो गई है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगा। तभी वो उसके कमरे में एंटर होते हुए कहती है कि बताओ कैसे रहोगे। लिंग xiao को उम्मीद नहीं थी और अपने मास्टर को देखकर वो तो सदमे में चला जाता है। अब जाके बेचारा नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के सारे जख्म भर चुके हैं और वो पूरी तरह से सही सलामत है, बिना मरे। उसी बीच उसकी मास्टर उसे सवाल करने लगती है कि तुम कैसे ऐसे हाफ बातें करके मर सकते हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी। तभी सिस्टम उसके सामने अपीयर होती है और इसे 3 ऑप्शन में से एक चूज करने को कहती है, जिसमें से पहला ऑप्शन था मास्टर के साथ इश्क का इकरार करो और फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन रिवॉर्ड क्या है इसके बारे में उसे अभी नहीं बताया जाता। दूसरा ऑप्शन था कि अपने पहले वाले रिश्ते को ही कंटिन्यू करो, मतलब मास्टर और डिसाइपल वाला, और अपनी कमजोर बॉडी को बॉडी ऑफ द फिनोमेना बनाओ। तीसरा ऑप्शन था कि मास्टर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए डीमन सेट को ज्वाइन कर लो और डीमन गॉड की असली ताकत हासिल कर लो। इसी के साथ सिस्टम ने उसे 10 सेकंड का टाइमर भी दिया था चूज करने के लिए। उसने 10 सेकंड के अंदर अगर ये ऑप्शंस चूज नहीं किए तो सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। अब बेचारा इस बार लकी था इसलिए बच गया। दोबारा वापस से सब कुछ शुरू हुआ तो फिर से 10 साल टॉर्चर और फिर उसकी मौत पक्की, ये सोचकर ही डर जाता है। बेचारा ये सुन के सदमे में था कि उधर से हमारी सिस्टम उल्टी गिनती शुरू कर देती है, 8, 9, 7, और वो जल्दी जल्दी में यही सोच रहा था कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं। अभी भी वो विलन ही है, मतलब आगे चल के प्रोटैगनिस्ट से फिर से सामना होगा और वो मर जाएगा। उसे लग रहा था कि थर्ड ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि क्या पता उसके रास्ते अलग हो जाए। लेकिन तभी उसकी मास्टर उस पर झपट पड़ती है, जिसे ना चाहते हुए भी उसका फिंगर सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेता है। सिस्टम तो खुश हो जाती है कि चलो आपने बहुत अच्छा ऑप्शन चूज किया। वही मास्टर उसे नाराज थी और उसे पीटते हुए कहती है कि तुमने मुझे किस किया और अब तुम उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हो। बताओ तुम्हें मेरे साथ कैसा रिश्ता रखना है। हमारे हीरो ने सेकंड ऑप्शन चूज किया था तो वो कैसा रिश्ता रखता, उसे उस अपनी मास्टर बना के रखना था। तो वो कहता है कि मास्टर वो मैं मर रहा था ना, तो मुझसे जाने अनजाने में वो गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मास्टर को बुरा लगता है, लेकिन वो हमारी लिंग xiao की हरकतें जानती थी। वो कहती है कि देखो तुमने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी और अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि मेरे साथ हो जाओ और दूसरा ये कि मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता ही कैरी करो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ना तुम यहाँ से छोड़कर जा सकते हो और ना
वरना ही तुम मर सकते हो। ये सुनकर हमारा लिंग ज़ियाओ बेचारा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मास्टर मैं आपका डिसाइपल ही रहूंगा। मास्टर को लगा था कि शायद वो पहला ऑप्शन चूज करेगा, इसीलिए वो अपनी तलवार निकालती है और उसके माथे पर मारने जाती है कि वो ब्लॉक हो जाता है। सिर्फ उसके बाल का टुकड़ा काट कर उसे डरा देती है, क्योंकि वो काफी डिसअपॉइंट हो चुकी थी कि वो अभी भी उसका डिसाइपल बन के रहना चाहता है। इतनी बड़ी हरकत करने के बाद भी अब वो उसे डराने के बाद उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि शायद तुमने पहले गलती से दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, दोबारा अपने ऑप्शन चूज करो। वो फिर भी हताश और निराश होते हुए कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि मैं आपका डिसाइपल ही ठीक हूँ। अब वो समझ गई थी कि ये लड़का टस से मस नहीं होगा, तो कहती है कि ठीक है, आज के बाद से तुम मेरे डिसाइपल हो, लेकिन इसी के साथ तुम्हें ज़ियाओ याओ सेक्ट को छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है, तुम हमेशा नजरबंद रहोगे। हमारे लिंग ज़ियाओ को तो लग रहा था कि अब मास्टर उसे मार ही देगी, लेकिन ये देखकर कि वो मान गई, वो हैरान होते हुए कह रहा था कि मास्टर आप रेडी हैं मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए? इतना सब कुछ होने के बाद भी, जबकि मैंने आपको जहर दिया। मास्टर बहुत ही सिडक्टिव तरीके से उसके पास आकर कहती है कि मैं तो तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो दाव कंपेनियनशिप करनी ही नहीं है मेरे साथ। अब उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, तो वो भागते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डर रहे हो, शायद हेजिटेट कर रहे हो। तो वो बड़े प्यार से उसके पास आकर कहती है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे मास्टर और तुम मेरे डिसाइपल ही ठीक हो। एक बार मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा दूं, फिर तुम्हें मेरा पार्टनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मास्टर ने अपना प्लान चेंज नहीं किया, बस रास्ता बदल दिया है। वो चाहती है कि इनका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े। अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के बाद वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर हमारा मेल लीड तो ब्लश करते हुए अपने गाल लाल कर चुका था। पहली बार मैंने किसी फीमेल लीड को इतना बोल्ड और मेन लीड को इतना शर्माते हुए देखा है। मास्टर उसे इस हाल में छोड़कर जाते हुए कह रही थी कि मैं रात को तुम्हें चेक करने आऊंगी, अगर तुम मुझे अपने कमरे में नहीं मिले और तुमने भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हें पता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर दरवाजा लगाती है और चलती बनती है। मास्टर के जाने के बाद हमारा लिंग ज़ियाओ जब अपनी कल्टीवेशन चेक कर रहा था, तो वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी की सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब उसे वांगजियांग होली बॉडी जो मिल चुकी थी, जो कि एक एंशिएंट होली बॉडी है और नॉर्मल कल्टीवेटर्स के मुकाबले उसके डेंटियान 100 टाइम्स लार्जर और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अपनी पावर को फील करते हुए वो अलग ही जोश में भर जाता है, ये कहते हुए कि फाइनली वांगजियांग होली बॉडी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये बॉडी अचीव करूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मुलाकात अपनी जूनियर सिस्टर से होती है, जिसका नाम लो यू बियान था। वो आराम से अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी अचानक से लिंग फैंग के सामने उसकी स्वॉर्ड आ जाती है। पहले तो वो उसे अपने सामने देखकर हैरान थी, और फिर जब लिंग ज़ियाओ उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने सुना तुमने मास्टर को जहर दिया और अब तुम बेशर्मों की तरह सेक्ट में टोल रहे हो। अगर मुझे जूनियर ब्रदर किंग फैंग ने नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता नहीं लगता कि तुम कितने बड़े कमीने हो। आखिर तुम मास्टर को जहर कैसे दे सकते हो? मास्टर तो तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी। ये सुनकर लिंग ज़ियाओ परेशान होने की बजाय उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम सुनी सुनाई बातों पर कुछ ज्यादा यकीन नहीं कर लेती। यही सवाल अपने जूनियर ब्रदर से क्यों नहीं पूछ लिया? उसने तुम्हें जहर देने वाली बात बताई, क्यों दी ये बात नहीं बताई? बड़ा गलत किया, बड़ी बेवकूफ हो जो सालों पुराने सीरियल को भूलकर कल क्या है जूनियर पर ट्रस्ट कर रही हो। उसने कहा और तुमने मान लिया। क्या तुमने मुझे खुद देखा मास्टर को पॉइजन देते हुए, या तुमने देखा मास्टर ने मुझ पर कोई सवाल उठाया? अगर मैंने मास्टर को पॉइजन दिया होता तो मास्टर जिंदा कैसे होती? उन्हें छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है ये क्राइम करने के बाद मैं सेट में मौजूद रहता? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सब कुछ नॉर्मल है या पूरी तरह से अंधी हो चुकी हो? अब अपनी इंसल्ट पर वो लड़की काफी बुरी तरीके से भड़क गई थी। वो स्वॉर्ड तानते हुए कहती है कि लिंग ज़ियाओ अब तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ, अब हम लड़ाई करेंगे। हिम्मत है तो मेरे फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। आज मैंने तुम्हें सबक ना सिखा दिया तो मुझे कहना। वैसे मैं बता दूं कि पहले हमारा लिंग ज़ियाओ बहुत ही ज्यादा वीक था, इसीलिए एज अ सीनियर कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, और इसी वजह से ये जूनियर सिस्टर भी उसे फाइट के लिए चैलेंज करी है, ये सोचकर कि वो लिंग ज़ियाओ को आराम से हरा देगी। पर शायद उसे नहीं पता कि अब हमारे लिंग ज़ियाओ के पास वांगजियांग होली बॉडी है। सिस्टम पहले तो उसे उसका काफी पावरफुल स्वॉर्ड देती है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा रेडियस ऑरा निकल रहा था, और फिर जैसे ही लिंग ज़ियाओ फाइट के लिए तैयार होता है तभी सिस्टम उसके सामने आकर उसे दो ऑप्शन देती है। पहले ऑप्शन में उसे अपनी जूनियर सिस्टर के साथ फाइट करके उसकी बॉडी से वो कोल्ड पॉइजन रिमूव करना था, जो कि उसकी कल्टीवेशन को होल्ड करके बैठा है, जिसके बाद उसे एक अनोनिमस मिस्टीरियस बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर रिवॉर्ड के तौर पे क्या है ये सिस्टम उसे नहीं बताएगी। दूसरे ऑप्शन में था कि उसे इस फाइट चैलेंज को डिनाई करना होगा, जिसके बाद उसे डी रैंक का मेंटल मेथड मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे। अब उस अर्थ लेवल के हाथ मेथड को देखकर हमारे हीरो को उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी हो रही थी, लेकिन उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है, फाइट के लिए रेडी हो चुका है। अब अगर पीछे हटा तो एज अ सीनियर उसकी इंसल्ट हो जाएगी, तो आधा रास्ता आने के बाद वो पीछे तो मुड़ नहीं सकता, तो फाइट करने का सोचता है। वैसे अगर आप कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो रेड हार्ट कमेंट करके बता दें कि कहानी मजे की है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि
कि आप किस तरह की नरेशन स्टोरी एंजॉय करते हैं। इधर दिखाते हैं कि हमारे लिन ज़ियाओ ने फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड उठा ली थी और अब वो अपने ड्रैगन को भी समन कर लेता है। उसका स्पिरिचुअल ड्रैगन जाते ही एक स्ट्राइक थ्रो करके उस बंदी को इतनी बुरी तरीके से डरा चुका था कि फाइट कंटिन्यू करने से पहले ही वो हार मान लेती है। उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से नीचे गिर गई थी और वो भी जमीन पर बैठ जाती है। वहीं हमारे हीरो के अटैक से जो सबसे पहले उड़ता है वो थी सिस्टम। वो भी स्वॉर्ड के झटके को संभाल नहीं पाती। क्या दिखाते हैं कि ये जूनियर मैडम इसलिए भी हैरान थी क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी लिंग ज़ियाओ को स्वॉर्ड चलाते नहीं देखा। तो वो कहती है कि पहले तो तुम स्वॉर्ड पकड़ने के लायक नहीं थे और आज एक ही स्ट्राइक में मुझे हरा दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसी बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक से अपनी बॉडी में उसे कुछ महसूस होता है और वो नोटिस करती है कि उसका कोल्ड पॉइजन उसकी बॉडी से पूरी तरह से डिसअपियर हो गया है और इसकी वजह उसे पता थी कि कौन है। तो वो बड़ी बड़ी आंखों से लिंग ज़ियाओ को घूर रही थी और लिंग ज़ियाओ भी मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। पर उस जूनियर को पता था कि इसी के पीछे लिंग ज़ियाओ है। वो कहती है कि मास्टर भी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि वो मेरी बॉडी से ये पॉइजन रिमूव कर सकती है, फिर तुमने एक स्ट्राइक में कैसे किया। पर लिंग ज़ियाओ से कोई जवाब नहीं देता। अर्गिटेशन मारते हुए ये कहता है कि इसके बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाओ। ये कहकर हीरो की तरफ वहाँ से निकल जाता है और इस जूनियर के दिल में घंटियां बजने लगती हैं प्यार की, क्योंकि अब अपनी हेल्प करने पर उसे हमारा लिंग ज़ियाओ बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। वही पूरे सेगमेंट घूमने के बाद हमारा हीरो गुनगुनाते हुए जब अपने रेस्टोरेंट में वापस जाता है तो मास्टर दरवाजे पर चेयर लगाकर ही उसका इंतजार कर रही थी, जो उसे गुस्से में घूर कर कहती है कि क्या किया तुमने आज और इतनी रात को कहाँ से भटकते हुए आ रहे हो। तुम्हारी बॉडी अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई है और चले हो तुम दूसरों की हेल्प करने। तुमने अपनी जूनियर सिस्टर की बॉडी से वो पॉइजन रिमूव किया। वैसे यहाँ पर मास्टर बहुत ज्यादा जेलस थी, जो कि उनकी आवाज से पता चल रहा था। हमारे हीरो को तो अपने थूक घोटने में भी डर लग रहा था कि जितनी सनकी उसकी मास्टर है अभी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी गर्दन उड़ा देगी। तो बेचारा अपने सूखे गले को गीला करने के लिए पानी पीने का सोच रहा था, पर मास्टर कहती है कि नीचे रखो उसे, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तो खुद को जैसे तैसे शांत करने के बाद वो मास्टर के पास जाता है और बड़े प्यार से कहता है कि मास्टर क्या आप मेरी जूनियर सिस्टर से जेलस हो रही हैं? अब मास्टर कितनी भी खतरनाक हो क्या फर्क पड़ता है तो लड़की। ये सुनकर शर्माते हुए कहती है कि मैं और जेलस, किसने कहा? वो एक छोटी सी लड़की, कल की आई लड़की से मैं क्यों जेलस होने लगी भला। पर लिंग ज़ियाओ मास्टर को इस तरीके से हिचकिचाते देखकर समझ जाता है कि उसने हथौड़ा सही जगह मारा है। तो वो कहता है कि मास्टर अगर आप जेलस नहीं है तो फिर आप मेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही हैं? और आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। पहले तो मास्टर खुद को शांत करने के लिए पानी पीती है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर वो उसे क्लिफ के पास ले जाती है जहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। आसमान पर पूरा चांद निकला था और रोशनी आ रही थी चांद की बहुत ही मध्यम सी। मास्टर उसे पत्थर पर बैठने को कहती है। लिंग ज़ियाओ पहले तो बहुत ज्यादा हैरान था और फिर मास्टर से पूछने पर कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मास्टर कहती है कि आज ऑफिशियली हमारी फर्स्ट डेट है। ये सुनकर तो अब हमारे हीरो के गाल लाल हो जाते हैं कि आपको ये सारी बातें कौन सिखा रहा है मास्टर। वो बताती है कि मैंने थोड़ी सी लव बुक्स पढ़ी थी। वो क्या है ना, मैं पहली बार इस तरह की फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि तुम्हें भी ये माहौल अच्छा लगेगा। मास्टर सच में अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही थी ताकि हमारे हीरो को उनसे प्यार हो जाए। प्यार तो उसे भी था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना कि ये सब कुछ उसे भी अच्छा लग रहा है, वरना तो ये विलेनियस सिस्टम उसे जान से मार देगी, क्योंकि बेचारा स्क्रिप्ट से हटके कुछ भी नहीं कर सकता। तो मास्टर की फीलिंग भी हर्ट ना हो और सिचुएशन भी अच्छे से हैंडल हो जाए। तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। वो तो पॉइजन वाली बात पे अपनी सफाई पेश करने वाला था, पर मास्टर कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने वो जानबूझ के नहीं किया होगा, मुझे पता है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। बताओ यार कहाँ मिलती है इतनी प्यार करने वाली लड़कियाँ। यह मास्टर बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड बनते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे बड़े सपने हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें सबसे बड़ा स्वॉर्डमैनशिप जीनियस बनना है, इसी वजह से तुम अभी किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहते है ना। मैंने नोटिस किया है कि जब से हमारे सेट में तुम्हारा जूनियर ब्रदर किंग फेंग आया तब से तुम थोड़े से कोल्ड हार्टेड बन गए हो। मैं कब से तुमसे इसकी वजह पूछना चाहती थी, क्या तुम अब बताओगे? पर अब हमारा हीरो कैसे बताता कि इसके पीछे की वजह सिस्टम है, तो वो बात को टाल देता है। हालांकि मास्टर को क्लियरली दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी बॉडी वांग ज़ियांग होली बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। कल तक जो इतना कमजोर था कि स्वॉर्ड नहीं पकड़ पा रहा था, आज उसने पावरफुल डिसाइपल यू किंग को हरा दिया। यह मास्टर कहती है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम सारी चीजें मेरे सामने खुद एक्सप्लेन करोगे। वो कहता है कि मास्टर थैंक यू इतना ज्यादा समझने के लिए, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तभी पता चल जाता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है। गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाती है, बदतमीज लड़के, बता नहीं सकते थे कि तुम अपने जूनियर ब्रदर से गुस्सा हो, जेलस हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता? अब हमारा हीरो प्यार है ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए कहता है कि आप उसे सारी टेक्निक सिखा रही हैं, वो मुझसे इतना ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा जेलस हूँ। अब ये चीजें उसने पहले से अज्यूम कर ली थी, तो उसे खुद पे प्राउड फील होने लगता है कि मैं कितनी अच्छी मास्टर हूँ, मुझे अपने डिसाइपल का पता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे छुपा लोगे कि तुम क्या सोच रहे हो? अब जैसे
ही हमारे हीरो ने उसकी झूठी थॉट्स को भी सच्चा बोल दिया था, ज्यादा बहस ना करके और बात आगे ना बढ़ाते हुए। तो मास्टर कहती है कि अब जब तुमने अपनी रियल फीलिंग कन्फेस कर ही ली है कि तुम जेलस हो रहे हो, तो मैं भी बता दूं कि मैं भी जेलस हो रही हूँ। अगर आज की बात से तुम अपनी जूनियर सिस्टर के आसपास भी दिखे या फिर अपने किसी भी सीनियर सिस्टर के साथ फ्लर्टिंग करते हुए नजर आए, तो तुम्हारी तशरीफ लाल कर दूंगी, क्योंकि ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर देती हैं। मैंने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और तुम जानते हो मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके बाद फिर वो अपने स्वॉर्ड निकाल कर उसके सामने रखकर कहती है कि अगर तुम्हें मुझे किसी भी तरीके से हर्ट करना है तो तुम कोई और तरीका सोच लो, इस तरह से टॉर्चर मत करना, या तुम स्वॉर्ड उठा के मुझे मार दो। दोबारा अगर मुझे मारने के लिए पॉइजन जैसी चीज का यूज किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो पॉइजन खिलाने से लोग अगली दिखते हैं और मैं अगली होके नहीं मरना चाहती। लिंग ज़ियाओ कौन सा उसे रियल में खुद से मारना चाहता था। ये सुनकर कि वो खुद को हर्ट करने की बात करी है, वो उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि खबरदार अगर दोबारा इस तरह की बकवास की, मैं तुम्हें पॉइजन देना नहीं चाहता था और इसके अलावा मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता। अब ये कहते हुए वो उसके बहुत पास आ चुका था, तो मैडम तो ब्लश करने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें सच में मेरी परवाह है। जब वो हाँ कहता है तो मास्टर पूछ ही लेती है, तो फिर एक बात बताओ, लास्ट टाइम को जब तुमने मेरे हाथों से अपनी स्वॉर्ड को अपनी छाती के अंदर धंसा लिया था, तो तुम डेथ के लिए इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे थे? तो मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए यहाँ लिंग ज़ियाओ बातों को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, वो तो इसलिए क्योंकि मैं आपको पॉइजन देने के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील करा था और मैं बस किसी तरीके से खुद को सजा देना चाहता था क्योंकि मैंने गलत किया। आप मेरे साथ इतनी काइंड थी, मैं कैसे जिंदा रह सकता था। अब ये सुनकर तो मास्टर का प्यार 200 गुना बढ़ जाता है कि कितना लॉयल लड़का है। मास्टर तो उसे पास खींचते हुए कहती है कि तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें मरने दूंगी। वो हंसते हुए कह रहा था कि मास्टर मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, दोबारा इस तरीके की कोई हरकत नहीं होगी जो आपको नाराज करे। यहाँ मास्टर को पॉइजन देने से पहले हमारा लिंग ज़ियाओ सिस्टम के कहने पर अपनी सीनियर सिस्टर के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर चुका था, ये शो करते हुए कि वो उसके प्यार में गिर चुका है। तो मास्टर कहती है, एक बात बताओ, तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने ऐसा क्या है जो तुम उससे प्यार करते हो? पर उसका नाम सुनते ही तो हमारे हीरो के चेहरे पर पारा पच चुके थे। वो गुस्से में कहता है कि कौन उस कमीनी लड़की से प्यार करता है। वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होकर मास्टर से कह रहा था कि मास्टर क्या आप यकीन करेंगी अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी? ये सुनकर पहले तो मास्टर मुस्कुराती है, फिर उसे जमीन पर गिराकर उसके काफी पास आकर कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूँ तो भी तुम रेडी रहोगे? बेचारा कुछ नहीं कह पाता और मास्टर नॉर्मल हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी खूबसूरती पे पूरा भरोसा था। वो कहती है कि जितनी अगली तुम्हारी सीनियर सिस्टर दिखती है ना, मुझे पूरा यकीन था कि वो तुम्हें फोर्स कर रही है। खैर छोड़ो, नेक्स्ट मॉर्निंग काउंसिल हाउस स्वॉर्ड पीक पहुंच जाना क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, वो भी सभी के सामने। तुम्हारा आना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे आज की डेट यहीं खत्म होती है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। ये कहकर मास्टर चली जाती है और जब हमारा लिंग ज़ियाओ अपने कमरे में आता है तो वो मास्टर की बोली हुई बातें ही याद कर रहा था, आखिर है तो लड़का ही। तभी सिस्टम उसके सामने पॉपअप होती है और जो मिस्टीरियस सा गिफ्ट उसे देने का वादा किया गया था वो बॉक्स उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसमें था स्वॉर्ड किंग हार्ट नाम का टेक्निक जो कि सीधा जाकर उसकी बॉडी के साथ बाइंड अप होने लगता है उसके हार्ट के अंदर। स्टार्टिंग में तो हमारे हीरो को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन देखते ही देखते जब उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से इवॉल्व होती है तो उसे बड़ा मजा आ जाता है क्योंकि वो पहले से ज्यादा पावरफुल लग रही थी। लिंग ज़ियाओ की बॉडी में भी ताकत की नई लहर दौड़ पड़ती है। इसके बाद जब वो सिस्टम से पूछता है कि बताओ मेरी इस कल्टीवेशन लेवल क्या है और पावर कहाँ तक बूस्ट हुई है, तो वो चेक करते हुए घबरा कर कहती है कि मास्टर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपकी पावर डिटेक्ट नहीं हो रही, लगता है आपको ये प्रोसेस दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये स्वॉर्ड फ्यूजन टेक्निक जो है वो दोबारा से स्टार्ट करनी होगी। ये सुनकर तो हमारे लिंग ज़ियाओ को ऐसे पोपट वाली फीलिंग आ रही थी ना कि कैसे ये उसका मजाक उड़ाती रहती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी ये स्टक होने की प्रॉब्लम मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ, ये पहले तो नहीं होती थी, इसे ठीक करो वरना इसके चक्कर में किसी दिन हम दोनों बुरा फंसेंगे। वही सिस्टम भी लाइक कि पहले तुम ज्यादा आज्ञाकारी थे और अच्छे वाले विलन थे, जब से तुम्हारा सिस्टम अपडेट हुआ है तब से ही ऐसी दिक्कत आ रही है। उन दोनों की ही नोक-झोंक शुरू हो गई थी, लेकिन लिंग ज़ियाओ को पता था कि अब अगर सिस्टम ने बोला है तो दोबारा से ये प्रोसेस करना ही होगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो जल्दी उठ जाता है और उस प्रोसेस के कंप्लीट होते ही उसकी पावर बूस्ट हो जाती है। वो तो काफी ज्यादा खुश था। अब उसे काउंसिल हॉल जाना था, तो जब वो अपने घर से निकलता है तो वो तो बड़े मस्त मौला मूड में था कि बाकी सारे डिसाइपल्स की नजर उस पर पड़ती है और वो कानाफूसी शुरू कर देते हैं क्योंकि किन फैंग ने उनके भी कान भर दिए थे कि देखो ये वही कमीना है जिसने मास्टर को पॉइजन देने की कोशिश की। पर लिंग ज़ियाओ को इन सभी के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता था, तो वो इन्हें इग्नोर करता है और मुस्कुराते हुए सीधा काउंसिल हॉल पहुंच जाता है, जहाँ उसे हंसते मुस्कुराते देखकर तो किन फैंग के दिल पर छुरियां चल रही थी। तभी वहाँ अपनी पावर और दबदबा शो करते हुए खूबसूरत मास्टर की एंट्री होती है, जो सबके सामने ये अनाउंसमेंट करती है कि तियानडो सिटी में होने वाले जीनियस कॉन्फ्रेंस के लिए वो
अपने सेक्ट में से एक डिसाइपल को भेजना चाहती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन सा डिसाइपल है जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा? एज यूजुअल सबसे ज्यादा पावरफुल समझने वाला किंग फेंग आगे आकर मास्टर के सामने रिस्पेक्ट शो कर खुद को वॉलंटियर करने लगता है। मास्टर कहती है कि तुम इससे पहले वाले जीनियस कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं भेज सकती, वरना बाकी लोग क्या सोचेंगे कि मेरे सेक्ट में ज्यादा डिसाइपल नहीं है। हमारा हीरो रिलैक्स होकर बैठा था क्योंकि उसे इन सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी सिस्टम उसके सामने पॉपअप होती है और उसके सामने 2 ऑप्शन रखती है। अब जब वो फाइनली विलन से प्रोटैगनिस्ट बन गया है तो वो फर्स्ट ऑप्शन के चलते जीनियस कॉन्फ्रेंस में जाए और अपनी सेकंड फीमेल लीड से मुलाकात करे, जो कि कोल्ड हेवन होली बॉडी की रीइंकार्नेशन है, और उसे अपनी जूनियर सिस्टर बना ले, मतलब इस सेक्ट में ज्वाइन करवा दे। जिसके बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक मिस्टीरियस सा बॉक्स मिलेगा, या फिर जीनियस कॉन्फ्रेंस में जाने से मना करके अपनी कल्टीवेशन को ही बूस्ट करे, जिसके बाद उसे रिवॉर्ड के तौर पे टॉप क्वालिटी का आर्टिफैक्ट मिलेगा जिसका नाम है ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड। दोनों ही ऑप्शंस कमाल के थे, लेकिन अभी हमारा हीरो पहले वाले ऑप्शन को चूज करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जिस बंदे की बॉडी में मौजूद है उसका होम टाउन है टियानडू सिटी, जहाँ पर ये जीनियस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वो सोचता है क्यों ना वहाँ जाके उसके पेरेंट्स से मुलाकात कर ली जाए। तो वो सामने आकर मास्टर के सामने खुद को वॉलंटियर करता है कि वो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव बनकर। मास्टर भी हैरान थी कि लिंगजी हो जा रहा है। वो उससे पूछ ही लेती है कि इतने सालों तक तो तुम इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, फिर अचानक से क्या हुआ? वो बिना छुपाए बता देता है कि असल में उसका होम टाउन है टियानडू सिटी, तो वो वहाँ जाकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है जिनसे मिले उसे सालों हो गए हैं। मास्टर ये सुनकर कि वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है, उनका दिल तो फूल की तरह खिल उठा था। तो वो खुशी खुशी उसे अलाउ कर देती है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो तो तुम बेशक से क्वालिफाइड हो, और वो साथ ही उसे टोकन दे देती है वहाँ जाने के लिए, ताकि वहाँ जाकर उसे कोई दिक्कत ना हो। पर मास्टर के इस फैसले से जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो था किंग फेंग, जो कि मास्टर को टोकते हुए कहता है कि मास्टर, आखिर आप ऐसे डिसाइपल को कैसे अलाउ कर सकती है जो कि आपको पॉइजन दे रहा था? उसने पक्का डीमन सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया होगा, पूरा सेक्ट इस बारे में जानता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बेखबर हो? आप फिर भी उसे सेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर कैसे दूसरे सेक्ट भेज सकती हैं? ये सुनकर तो मास्टर गुस्से में अपनी पावर रिलीज कर दी है, जिससे बाकी सारे डिसाइपल्स अपने घुटनों पे आ जाते हैं। वो क्लियरली बहुत ज्यादा नाराज थी, ये कहते हुए कि खबरदार अगर अफवाह फैलाने की कोशिश की तो। वो किंग फेंग पर नाराज होते हुए कहती है कि अगर उसने मुझे पॉइजन दिया होता तो आज मैं तुम्हारे सामने कैसे खड़ी होती? क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि ट्रेटर होने के बावजूद भी मैं उसे अपने सेट में जगह दूं? पर ये बंदा अभी भी क्लियरली हमारे लिंगजियाओ की इंसल्ट कर रहा था। ये देखकर हमारी मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और एक अटैक कर देती है, जिससे वहाँ का मेन पिलर ही डैमेज हो जाता है। उसे किंग फेंग पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं तुम्हें सेक्ट से बाहर निकाल दूंगी। क्या तुमने सेक्ट में रहकर यही सीखा है कि अपने से बड़े सीनियर को तुम नाम से पुकारो और डिसरिस्पेक्ट करो? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उसे कैसे क्राइम करने के ऊपर ब्लेम कर सकते हो, जबकि मैं कह रही हूँ कि वो बेकसूर है। अब किंग फेंग को पता लग चुका था कि अगर अब उसने बगावत की तो उसे सेक्ट से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और मास्टर की नजरों में फिर से अच्छा बच्चा बनने के लिए वो लिंगजियाओ के सामने जाता है और फेक गिल्ट शो करते हुए उससे माफी मांगने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने अपने सीनियर पर ब्लेम किया। या हमारा लिंगजियाओ भी उसे माफ करने का एक्टिंग करा था, क्योंकि वो थोड़ी ना पंगा लेता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ जूनियर ब्रदर, आपसे गलती हो गई है। अब जब आपने माफी मांग ली है तो मैं भी आपको माफ करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा इस तरीके की झूठी अफवाह नहीं उड़ाओगे। लिंगजियाओ तो उसके पूरे मजे ले रहा था, क्योंकि बेचारे का गुरूर जो चूर चूर हो गया। वो तो दांत पीसते हुए अपना गुस्सा पी जाता है। वहीं दिखाते हैं कि मेन पिलर के गिरने की वजह से वो बिल्डिंग धीरे धीरे ढह रही थी। डिसाइपल मास्टर से कहते हैं कि मास्टर, लगता है ये जगह कोलैप करने वाली है। तो मास्टर यही कहते हुए निकल जाती है कि ठीक है, इसे रेनोवेट करा देना और बाकी सारे निकलो यहाँ से जल्दी। वो सारे उस जगह को खाली करना शुरू कर देते हैं और मास्टर हमारे लिंगजियाओ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उनके जाते ही वो जगह ऐसे ढह जाती है जैसे कि वहाँ पर कोई बम फटा हो। इसी के साथ इस पार्ट को मैं करती हूँ एंड, क्योंकि आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी में हमारी सेकंड फीमेल लीड की एंट्री होने वाली है, जिसके साथ हमारे हीरो का पहले से ही रिश्ता है। कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना नेक्स्ट पार्ट, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।